हाय और तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ जेसन। जेसन आजकल का एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी हो चुका है और इसे बड़ी या छोटी हर टेक कंपनी इसको यूज कर रही है किसी न किसी तरीके से। तो मैंने 3 मेजर एप्लीकेशन जेसन का लिस्ट डाउन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है डेटा ट्रांसफर जो कि थ्रू एपीआई होता है, दूसरा है नो सीक्वल डेटाबेसेस में जेसन का यूज होता है और तीसरा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये 3 मेजर एप्लीकेशन मैंने जेसन का इधर लिस्ट डाउन कर दिया है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। तो इसके पहले हम लोग ने देखा था कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है कैसे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के रूप में, राइट। इनके बीच में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। या तो हम लोग एक्सएमएल यूज करते हैं या जेसन यूज करते हैं, पर आजकल जेसन बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, इसलिए मोस्टली जेसन ही यूज होता है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ये किसके थ्रू होता है, ये एपीआई के थ्रू होता है, राइट। एपीआई के थ्रू। अगर आपको एपीआई के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप इसके बारे में थोड़ा पता कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो के लिए आपको एपीआई के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम जेसन देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि क्लाइंट यहाँ से एपीआई कॉल करता है, राइट। या क्लाइंट यहाँ से क्या करता है, एपीआई कॉल करता है। एपीआई ही वो मिडिल मैन है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बैठा रहता है। तो क्लाइंट क्या एपीआई से बात करता है, एपीआई सर्वर से बात करता है, फिर सर्वर एपीआई को डेटा देता है और एपीआई फिर इसको क्लाइंट को एज अ रिस्पॉन्स के तौर में भेज देता है, राइट। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अब ये एपीआई कैसे जेसन का लेन देन करता है, चलिए वो देखते हैं। एपीआई क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है पब्लिक एपीआई, एक होता है प्राइवेट एपीआई। पब्लिक एपीआई जो कोई भी यूज कर सकता है, राइट। और प्राइवेट एपीआई यू नो कि उसके लिए आपको ऑथराइजेशन लगता है, राइट। तो मैंने एक पब्लिक एपीआई खोजा है, देखो पॉटर एपीआई करके। अगर आप हैरी पॉटर मूवी देखे हो तो ये पॉटर एपीआई उसी मूवी से रिलेटेड है, राइट। तो देखो यहाँ पे एपीआई क्या होता है, एपीआई नथिंग होता है यूआरएल, एक लिंक होता है, राइट। सो द बेस यूआरएल क्या है इस एपीआई का, ये है, ठीक है। और इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे, जैसे /en ऐड करेंगे तो मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो इंग्लिश में आएगा। और ये एंड पॉइंट है कुछ उसके, जैसे अगर मेरे को बुक्स के बारे में जानना है तो /book देना पड़ेगा, कैरेक्टर के बारे में जानना है तो /character करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एपीआई को अब हम टेस्ट करेंगे। ये एक फ्री एपीआई टेस्टिंग टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एपीआई को भी टेस्ट करने वाले हैं। इसी की तरह एक और टूल आता है जो है पोस्टमैन। पोस्टमैन इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है फॉर एपीआई टेस्टिंग, राइट। पर ये हमने फ्री ऑनलाइन एक एपीआई टेस्टिंग टूल है जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे। तो हमारा जो एपीआई था उसका बेस लिंक जो है वो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब वहां पे क्या बोला गया था कि अगर हमें इंग्लिश में रिस्पॉन्स चाहिए तो /en लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये हमारा बेस यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, /en लगा देंगे, सॉरी en लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर आगे क्या बोला गया कि /en किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमने लगा दिया। उसके बाद बोला गया है / जो भी लगाना है आपको लगाओ। तो मैं यहाँ से / क्या करूंगा, कैरेक्टर्स लगाऊंगा। तो यहाँ पे /character मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो एपीआई है वो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है, राइट। इफ यू नो अबाउट दिस देन अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, आप बस इसको देखो। यहाँ पे हम लोग जेसन सीखने के लिए आए हैं। तो ये एपीआई जो है HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है और उसके HTTP के बहुत सारे मेथड्स होते हैं यहाँ पे, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब हो गया। पर हम अभी यहाँ पे गेट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको डेटा चाहिए होता है। तो जब डेटा आपको सर्वर से सिर्फ चाहिए होता है तो हम लोग गेट यूज करते हैं, राइट। यहाँ भी और भी पैरामीटर्स है, जैसे बॉडी है, ऑथराइजेशन है, ये एपीआई में आता है, पर अभी हमको नहीं देखना है। तो मेरा एपीआई ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे, ठीक है। मुझे कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैं यहाँ सेंड करूंगा। इस सेंड का मतलब क्या होता है कि मैंने रिक्वेस्ट जनरेट किया। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, सर्वर के पास। सर्वर इस रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा और मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सेंड दबा दिया। अब ये रिक्वेस्ट चला गया है और मेरे को रिस्पॉन्स भी आ गया। ये देखो यहाँ पे नीचे, ये देखो मुझे रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स किसमें आया है, देखो यहाँ पे एरे स्टार्ट है। सो ये क्या है, एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट। ये एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स है। सी, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फुल नेम। फुल नेम क्या, हैरी जेम्स पॉटर। अगर आप हैरी पॉटर देखो तो आपको पता होगा ये मेन कैरेक्टर है उसका, ठीक है। निक नेम आया है, हॉगवर्ट्स का हाउस है, ग्रिफिंडोर है, ठीक है। इंटरप्रेटेड है, मतलब इस हैरी पॉटर के कैरेक्टर को किसने प्ले किया था, तो डैनियल रेडक्लिफ ने प्ले किया था। चिल्ड्रंस हो गया, इमेज हो गया, ठीक है। देखो ये इमेज का यूआरएल दिया हुआ है। अगर मैं इस इमेज को कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, ठीक है, और एंटर मारूं, सी देखो ये मैंने जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट किया और देखो ये हैरी पॉटर का इमेज आ गया। तो क्या हो गया कि
हैरी पॉटर का जितने भी मेन कैरेक्टर थे सबका लिस्ट मेरे को यहाँ पे आ गया। जैसे देखो हैरी पॉटर का मेन कैरेक्टर कौन था, हैरी पॉटर था एक, हरमाइनी ग्रेंजर था राइट, रॉन वीजली था, ये 3 मेन कैरेक्टर थे। देखो हरमाइनी ग्रेंजर, इसका भी इमेज वाला पार्ट दिया हुआ है। ये इमेज वाला पार्ट अगर मैं यहाँ से उठाऊं, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूं, सी यहाँ पे हरमाइनी का फोटो आ गया। तो क्या हो गया, ये वेब डेवलपमेंट में बड़ा काम आता है। कैसे हुआ कि मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इस एपीआई पे कॉल करूंगा और ये एपीआई मुझे क्या देगा, ये जेसन डेटा ला के देगा और इस जेसन डेटा से मैं सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसको अपने हिसाब से अपने वेबसाइट पे शो करूंगा। ठीक है, अगर मुझे कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन दिखाना होगा तो इसी एपीआई का यूज करके आप कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो, एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना सकते हो राइट। तो ये हो गया एपीआई में हम लोग कैसे जेसन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मैं इसका हेडर पे जाऊँ ना, इसका हेडर पे जाऊँ और यहाँ पे टाइप करके देखो, सॉरी हेडर पे नहीं मैसेज में जाऊँ, सो आई कैन सी यहाँ पे ये देखो कंटेंट टाइप क्या है, यहाँ पे कंटेंट टाइप आपको दिखेगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमें डेटा ला के दे रहा है वो जेसन फॉर्मेट में ला के दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफर कि हम जब क्लाइंट सर्वर के बीच में वेबसाइट में जब भी कोई भी डेटा लाना होता है तो एपीआई के थ्रू लाते हैं और वो जेसन हमें एज अ रिस्पॉन्स में ला के देता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया नो सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल डेटाबेस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हम लोग क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं राइट। सीक्वल डेटाबेस हम कॉलेज में सीक्वल डेटाबेस पढ़ते हैं जिसमें टेबल्स कॉलम्स रो में बात करते हैं राइट। और एक और तरह का डेटाबेस आता है नो सीक्वल डेटाबेस जिसमें रो और कॉलम वॉलम नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है पता है, उसमें भी जेसन या फिर जेसन का कोई वेरिएशन यूज होता है राइट। सो मोंगोडीबी एक ऐसा नो स्क्यूएल डेटाबेस है जिसमें जेसन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोंगोडीबी यूजेस बीसॉन। चलो इसको आगे हम देखते हैं, पर पहले समझ लेते हैं कि मोंगोडीबी कैसे डेटा को स्टोर करता है और कैसे उससे डेटा हम लोग ले सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन फ्री मोंगोडीबी हम लोग ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैंने जितने भी वेबसाइट का इस्तेमाल किया है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपने तरफ से एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। ठीक है, तो देखो ये है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में क्या होता है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह मोंगोडीबी में हम लोग कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का टेबल और मोंगोडीबी का कलेक्शन दोनों एक ही बात है। अगर मैं यहाँ कलेक्शन बोलूँ तो आप समझ लेना मैं टेबल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया है। मतलब इसके अगर मोंगोडीबी के हिसाब से बोलूँ तो स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन बनाया और उसमें क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट में नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे एक साथ बहुत सारे डेटा को इंसर्ट कर रहा है। तो देखो ये एक तरह से आपको जेसन जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे की वैल्यू पेयर्स में है, आईडी है, नेम है, जेंडर है राइट। तो की वैल्यू पेयर्स में मैंने ये कुछ डेटा को मैंने इंसर्ट कर दिया है स्टूडेंट नाम के कलेक्शन में, यानी कि स्टूडेंट नाम के टेबल में। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर दिया और मैं क्या और उसी स्टूडेंट के कलेक्शन से यानी कि टेबल से मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि जिसका उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स ला के दो जिसका जेंडर एफ हो, एफ यानी कि फीमेल हो। ठीक है, ये मेरा पूरा क्वेरी हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये क्वेरी मेरा रन हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंसर्ट आईडी। इंसर्ट आईडी मतलब क्या होता है कि जब भी मोंगोडीबी में हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं तो इस तरह का हमें आउटपुट आता है जिससे हमको ये पता चल जाता है कि यस मोंगोडीबी में हमारा सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, और जब भी मोंगोडीबी का ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब मोंगोडीबी का एक रूल समझ लो कि जब भी हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो मोंगोडीबी उसको अपने आप से एक ऑब्जेक्ट आईडी असाइन कर देता है राइट, ऑब्जेक्ट आईडी असाइन कर देता है। ठीक है, अब देखो तो ये क्या किया, 9 ऑब्जेक्ट आईडी दे दिया। इसका मतलब क्या, 9 नहीं 0 से लेकर 9 यानी कि 10। तो मेरा ये 10 का 10 डेटा इंसर्ट हो चुका है और सबको एक एक ऑब्जेक्ट आईडी असाइन हो चुका है। ठीक है, अब देखो अब मैंने क्या किया कि स्टूडेंट डॉट फाइंड, अब मैंने उन स्टूडेंट का डेटा निकाला जिसका जेंडर एफ है यानी कि फीमेल है। तो अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो मेरे को क्या किया हुआ है, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न किया जिसमें क्या है, किसका किसका डेटा है, उन स्टूडेंट का डेटा है जिनका जेंडर एफ है। और देखो मैंने जो बोला था ऑब्जेक्ट आईडी का साइन हो गया है तो अंडरस्कोर आईडी बोल के की हो गया और ये ऑब्जेक्ट आईडी उनका वैल्यू हो गया राइट। और ये मेरा डेटा है, ये डेटा मैंने असाइन किया है और ये डेटा मोंगोडीबी ने खुद असाइन कर दिया है हर एक रिकॉर्ड को। देखो हर एक रिकॉर्ड को अपना ऑब्जेक्ट आईडी मिला हुआ, ये मोंगोडीबी का अपना वर्किंग है, अंदर में इनका इंटरनल वर्किंग है ये। ठीक है, तो देखो ये मेरे को क्या किया हुआ है, लिस्ट ऑफ यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे को जेसन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करके गया है। ठीक है, तो यहाँ भी एक तरह से जेसन का इस्तेमाल हो रहा है, पर मोंगोडीबी जेसन का इस्तेमाल नहीं करता है। मोंगोडीबी क्या करता है, बीसॉन का इस्तेमाल करता है, बीसॉन का।
तो देखो ये MongoDB का अपना डॉक्यूमेंटेशन पेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेसन इज वाइडली यूज्ड डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट पॉपुलर अक्रॉस मेनी एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टैक, ठीक है, हर जगह यूज होता है। BSON द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन इज प्राइमरली यूज्ड इंटरनली बाय MongoDB फॉर एफिशिएंट स्टोरेज एंड ट्रावर्सल। तो क्या है कि MongoDB जेसन को अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करके BSON बनाया, जो कि है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन, और उसको अपने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं वो लोग अपने स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। सो देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इवन दो जेसन इज बेस्ड ऑन सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, डेफिनेटली सबसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स कंप्लीटली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने बताया है इसके पहले, राइट। तो ये आप MongoDB का और भी जो डॉक्यूमेंटेशन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो लास्ट एग्जांपल आता है वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अगर आप अभी कॉलेज में हो, सो अभी आपको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मैं अभी जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे तो मोस्टली मेरे को जेसन में ही काम करना पड़ता है, राइट। और उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एक तरह से आप ये समझ लो कि रूल्स एंड रेगुलेशन का फाइल होता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन का फाइल इस्तेमाल करके हम लोग कुछ रूल्स सेट करते हैं कि हाँ इस रूल को फॉलो करके मेरे डेटा बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो देखो ये मेरा VS कोड है, राइट। तो VS कोड भी पता है क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करता है। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो सेटिंग्स। सो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, settings.json मिल गया। ये settings.json जो है ये एक फाइल है। इस फाइल में क्या होता है, सेटिंग्स लिखा हुआ है। सेटिंग्स यानी कि काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं, राइट। सो ये किसके लिए है, ये VS कोड अपने लिए यूज करता है इस सेटिंग्स को, ठीक है। इस सेटिंग्स में क्या क्या रहता है वो हम देख लेते हैं। सी यहाँ पे देखो लाइव सर्वर है। अगर आप कभी भी VS कोड में HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट पे काम किए होंगे, जिससे आप वेबसाइट बनाते होंगे, तो आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन का तो नाम सुने होंगे। सो एक्सटेंशन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक्सटेंशन वाले टैब में आके यहाँ से एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ से हम लोग कोई भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं तो VS कोड इंटरनली क्या करता है, अपने settings.json के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता है, जिससे इसको पता चलता है कि ओके ये एक्सटेंशन मेरे में ऐड हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है। सो दिस इज नथिंग बट अ लाइव सर्वर एक्सटेंशन। तो जैसे ही मैंने लाइव सर्वर एक्सटेंशन मैंने ऐड किया था, दिस लाइन मैंने ऐड नहीं किया, ये VS कोड ने खुद से ऐड किया हुआ, मैं बस यहाँ से जाके एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था, राइट। तो ये लाइव सर्वर का हो गया। अगर आपको VS कोड में प्रॉक्सी सेट करना है तो आप इस तरह से प्रॉक्सी सेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको ऑफ करके रखा है, ठीक है। उसी तरह से और भी यहाँ पे देखोगे तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने जेंगो के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ से जेंगो के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, पर VS कोड ने खुद से यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी एक तरह से settings.json है, किसका, VS कोड का, राइट। किसका है, ये VS कोड का है, जो एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने कमेंट लाइन यूज किया है, और अभी आप बोलोगे कि जेसन में तो कमेंट अलाउड नहीं है। सो एज आई सेड कि जेसन को हर एप्लीकेशन कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से यूज करते हैं, राइट। जेसन को कोई पर इन जनरल जेसन में कमेंट अलाउड नहीं होता है। ये VS कोड ने ये फीचर दिया है कि आप यहाँ पे कमेंट अलाउड कर सकते हो, ठीक है ना। तो जेसन का मोस्टली यही तीन फील्ड में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जेसन का एप्लीकेशन क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।